आर्मी अंटिल 28 जुलाई। आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बताता चलूं कि 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ इम्पोज किया था। तो उसी दिन उसने जुल्फकार अली भुट्टो को अरेस्ट कर लिया था और 28 जुलाई 1977 को उसने रिलीज कर दिया। जन चौधरी नाम था, जो जुल्फकार अली भुट्टो की प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान भी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो उनको उन्होंने अलाउ किया कि वो एक टाइटुलियर हेड ऑफ, मतलब एक टाइटल जस्ट कि वो हेड ऑफ स्टेट रहेंगे, जस्ट उनके पास एक टाइटल रह गया, बाकी सारी पावर्स जो हैं ज़ियाउल हक ने अपने पास रख ली। द एग्जीक्यूटिव चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो ज़ियाउल हक थे, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, फिर चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए जब मार्शल लॉ इम्पोज किया, फिर उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंटशिप भी खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस ये था कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसको इसने सस्पेंड किया था कि इसको अबे किया जाएगा, डिस्क्राइब एज हेल्ड इन अबेयंस, कि कुछ इसका पार्ट सस्पेंड कर दिया, कुछ मोहम्मद ज़ियाउल हक अनाउंस द लीगल सिस्टम इन द होल कंट्री दैट वुड बी कंसिस्ट और बेस्ड ऑन निज़ाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि निज़ाम मुस्तफा की बेस पे मैंने पूरी कंट्री के लीगल सिस्टम को चलाना है। बेसिकली ज़ियाउल हक जो था, जो कुछ लोगों की राय है वो ये है कि ज़ियाउल हक जो शरीयत से जुड़े हुए लोग थे, फॉर एग्जांपल जो इस्लामिक कंसेप्ट रखते थे, मौलवी हजरात थे, उनकी बेसिकली वो राय हमायत लेना चाहता था, इसलिए उसने अपने एक इस्लामाइजेशन का नफाज किया ताकि वो कंट्री में रिबेलिंग ना स्टार्ट हो जाए, लोग उसके खिलाफ सिविल वार ना इनिशिएट करें। जब लोगों ने देखा कि ये इस्लामाइजेशन की तरफ जा रहा है तो लोगों ने इसको सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली वो भुट्टो को भी फांसी दे रहा था, तो इस वजह से काफी ज्यादा मैसिव प्रोटेस्ट होना था, लेकिन उसने वो इस्लामाइजेशन का एक पॉलिसी अडेप्ट कर ली, जिसकी वजह से वो थोड़ा उसको शील्ड मिल गई। फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और चेंजिंग स्पेशल शरीयत बेंच वाज एस्टैब्लिश्ड और फॉर्मुलेटेड, क्योंकि कोई असेंबली तो थी नहीं, ठीक है, तो ना तो कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ना कोई नेशनल कलेक्शन ऑफ ज़कात पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड व्हिच अप्लाइड इन सेविंग एज वेल एज अदर इन्वेस्टमेंट्स। ये सेविंग पे भी आपको पता है, ये आम सा रूल है, आपको इस्लामिक स्टडीज में भी आपने पढ़ा होगा कि 2.5% जो इन्वेस्टमेंट होती है या सेविंग होती है उस पर ज़कात लगती है। तो उन्होंने ये एक सिस्टम जो है स्टार्ट किया, इस्लामिक सिस्टम है जाहिर है, तो ये इन्होंने नफाज जो है इसका इन्होंने कंप्लीटली किया। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का क्याम किया, ठीक है, एक ऐसी काउंसिल जिसमें इस्लामी, इसको नजरियाती काउंसिल कहते हैं उर्दू में, इस्लामी नजरियाती काउंसिल, तो इसको इन्होंने फार्मुलेट किया। इसका फंक्शन ये था कि ये गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी कि वो पॉलिसीज को किस तरह चेंज करे कि वो इस्लामिक रूल्स के अकॉर्डिंग हो जाए। ठीक है, तो एक ऐसी काउंसिल थी जो गवर्नमेंट को एडवाइस करती थी कि वो अपनी पॉलिसीज को इस्लामाइज कर लें और जो लॉज हैं कंट्री के वो कुरान, सुन्नत और हदीस के मुताबिक एग्जिस्ट करें। ठीक है, तो ये एक चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी था, प्रेसिडेंट भी था, तो इसने अपनी वही सीट रखी, बट जो मोहम्मद अली खान जुनेजो थे, ये पाकिस्तान के 10th प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए। ठीक है, ये एक एग्रीकल्चरलिस्ट भी थे, ठीक है, पॉलिटिशियन भी थे, तो इस वजह से एक मुस्लिम लीग के नाम से उस टाइम भी पार्टी थी जो स्टार्ट से चल रही थी, तो उन्होंने इनको इलेक्ट किया, ठीक है, एज अ प्राइम मिनिस्टर। और 1985 में ये 10th प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए, बीइंग डिसमिस्ड इन 1988। 1988 में इनको ज़ियाउल हक ने ही डिसमिस कर दिया। उसकी क्या रीजन थी वो मैं आपको बताता हूँ। और मेरी चैट में फिर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनी, तो 1985 में जो इलेक्शन हुए उनके रिजल्ट में उनको प्राइम मिनिस्टरशिप दी गई। वो मैंने आपको बताया कि वो प्राइम मिनिस्टर 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने। His government was noted for the support of conservatism
ऑस्टेरिटी मेजर्स दैट अल्टीमेटली रिड्यूसेस द गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। अब कंजर्वेटिज्म का मतलब ये है कि इनकी गवर्नमेंट सोशल नहीं थी, ये कंजर्व से थे, ठीक है। दूसरी कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं बनाए। उसके बाद जो ऑस्टेरिटी मेजर्स वो होते हैं जो इकोनॉमिक मेजर्स होते हैं, ठीक है। तो इनके ऐसे इकोनॉमिक मेजर्स थे जिन्होंने बजट में डेफिसिट लाया, जिसमें बजट में खसारा आया, ठीक है, जिसको हम आजकल अक्सर खबरों में सुनते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा। जुनेजो अथॉराइज्ड हिज फॉरेन मिनिस्टर याकूब खान टू साइन एंड रेटिफाइड द जिनेवा अकॉर्ड्स इन 1988। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में जिनेवा अकॉर्ड्स के बारे में बताता हूं कि जिनेवा अकॉर्ड्स क्या थे। बेसिकली इन दोनों का जो ज़ियाउल हक ने इनको डिसमिस किया 1988 में, उसकी मेन रीजन ये थी जिनेवा अकॉर्ड्स में इन्होंने साइन किए थे, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे याकूब खान, उन्होंने उसको रेटिफाई कर दिया था। तो वहां से ज़ियाउल हक ने कहा कि आपने मेरी जो है राय के बगैर क्यों इसको साइन किया जिनेवा अकॉर्ड्स को। तो मैं आपको बता, बेसिकली ये था कि ये यूनाइटेड स्टेट्स का हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशंस का एक हेडक्वार्टर था, उसका नाम जिनेवा था। ये साइन जिनेवा अकॉर्ड होता है 14 अप्रैल 1988, ठीक है। बेसिकली उस वक्त सोवियत जो नेशन थी, जिसको हम यूएसएसआर, आपको मैं पढ़ाता रहा हूँ बारहा दफा, यूएसएसआर ने, आपको पता है कि अफगानिस्तान में आके अपनी रूलिंग स्टार्ट कर दी थी, अफगानिस्तान से लड़ाई स्टार्ट की, फिर अपनी रूलिंग स्टार्ट कर दी यहाँ पे। तो वहां से काफी ज्यादा पनाहगज़ीन पाकिस्तान में आ गए। पाकिस्तान को इस चीज का बड़ा ज्यादा सामना था, और पाकिस्तान जो था, बेसिकली अमेरिका जो था वो ऑन द साइड ऑफ अफगानिस्तान था, और सोवियत नेशंस जो थी वो अपना कब्जा जमा रही थी अफगानिस्तान में, और एक वॉर स्टार्ट थी बिटवीन अफगानीज एंड सोवियत नेशन फोर्सेस। तो क्या हुआ कि जिनेवा अकॉर्ड्स क्या हैं कि एक बेसिकली एक सुलह जिस तरह जिसको कहते हैं, एक एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, वो हुआ जिनेवा में, जो हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, विद यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन सर्विंग एज गारंटर्स, ठीक है। जमानती गारंटर्स को जमानती कहते हैं। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहिदा हुआ। बेसिकली आपको थोड़ा सा इसके बारे में, मुआहिदा के बारे में बताता चलूं कि ये मुआहिदा क्या था कि बेसिकली अफगानिस्तान समझता था उसके एक तो पनाहगज़ीन इधर आ गए थे, दूसरी चीज ये थी कि पनाहगज़ीन के अलावा जो अफगानिस्तान था वही समझता था कि शायद इसको सोवियत नेशन जो इंक्लूड कर रही है अफगानिस्तान में, उसमें कुछ पाकिस्तान का भी हाथ है। लेकिन जब सोवियत नेशन जाने लगी तो यूनाइटेड नेशंस ने इनको बुलाकर पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, तो एक एग्रीमेंट करवाया ताकि कल को इनकी आपस में वार स्टार्ट ना हो जाए, उनकी विड्रॉल होगी, ठीक है। इट ऑफिशियली बिगेन ऑन 15 मई 1988, 15 मई 1988 को ये स्टार्ट होगा, और 15 फेब 1989 तक ये सारे ट्रूप्स जो हैं ये एक्सपेल हो जाएंगे अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान अपनी गवर्नमेंट बना लेगा, जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी वो अपने दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, अफगानिस्तान अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर लेगा। जिस तरह लास्ट ईयर अमेरिका जो है एक्सपेल हुआ है अफगानिस्तान से, ठीक है, तो इसी तरह सोवियत यूनियन जो थी ये एक्सपेल हो गई थी 15 फेब 1989 को यहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद 9 एक कैंप था, उसका डिजास्टर हुआ, ठीक है, किसी भी वजह से, और मेरे ख्याल में जो बेसिकली एक राय कायम की जाती है वो करवाया डिजास्टर ज़ियाउल हक ने था। तो हुआ क्या कि जुनेजो ने उसकी पार्लियामेंट्री इंक्वायरी स्टार्ट कर दी, नेशनल असेंबली में उसकी इंक्वायरी स्टार्ट कर दी। तो इस वजह से भी ज़ियाउल हक के उसके साथ इश्यूज स्टार्ट हो गए, पहले भी स्टार्ट थे उस अकॉर्ड की वजह से, फिर ऑलरेडी कैंप डिजास्टर की वजह से अगेन काम खराब हो गया। तो हुआ क्या कि ऑन 29 मई 1988 प्राइम मिनिस्टर जुनेजो वाज डिसमिस्ड बाय प्रेसिडेंट ज़िया। उस वक्त एक पावर होती थी प्रेसिडेंट के पास कि वो किसी भी टाइम प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है। तो उसने क्या क्या चार्जेस उस पर लेवी किए, वो ये थे कि इनकॉम्पिटेंट है, इकोनॉमिक स्टैग्फ्लेशन, इकोनॉमिक सूरत हाल जो है वो खराब हो गई है, और उसने इमीडिएटली कहा कि अब नए इलेक्शन कराए जाएंगे।
न्यू जनरल इलेक्शन की उसने टाल दी। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 1988 he led his own faction while being a ceremonial party's president। तो जो नए इलेक्शन जो हेल्ड हुए उसमें क्या किया कि उसने अपना एक अपनी भी एक पार्टी बनाई ज़ियाउल हक ने। तो आज भी वो उसके बेटा जो है वो उस पार्टी को कुछ ना कुछ चला रहा है, वो पाकिस्तान अवामी लीग या उसका कुछ इस तरह करके नाम है, मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह कल क्लियर करूंगा उसका नाम क्या है। वो बेसिकली तुम्हारे कर्नल ऑफ द मोहम्मद ज़ियाउल हक वाज हेल्ड ऑन 19 अगस्त। अब बेसिकली 17 अगस्त को प्लेन क्रैश हुआ था सुचलेज रिवर के करीब, तो उसमें उसकी डेथ हुई थी। ज़ियाउल हक की जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी था और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी था, उसने मार्शल लॉ भी इम्पोज किया हुआ था। हाँ, इजाजुल हक नाम। तो जो फ्यूनरल हुई थी, जो नमाज जनाजा हुई थी जिसको कहते हैं, क्योंकि वो प्रेसिडेंट भी था, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी था, तो एक स्टेट फ्यूनरल हुई थी, ठीक है। क्योंकि वो एक्टिंग उस टाइम का जो मौजूदा इनकम्बेंट था प्रेसिडेंट, इसलिए स्टेट फ्यूनरल जो स्टेट होती है, जब भी कोई ऐसी पर्सनैलिटी डेथ होती है तो उसकी स्टेट फ्यूनरल होती है, ठीक है। तो इस्लामाबाद में हुई शाह फैसल मास्क में और 19 अगस्त 1988 द ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ ज़िया डेथ वाज अनाउंस्ड बाय गुलाम इसहाक खान। गुलाम इसहाक खान उस वक्त के चेयरमैन सेनेट थे, लेकिन जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, एक चीज आपने याद रखनी है, तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है चेयरमैन सेनेट। जो प्रेसिडेंट की पावर्स होती हैं वो चेयरमैन सेनेट के पास आ जाती है। इसी तरह जब गवर्नर किसी प्रोविंस का मौजूद नहीं होता, बाहर के दौरे पे जाता है या डेथ हो जाती है, तो वहां का जो स्पीकर होता है ऑफ दैट प्रोविंशियल असेंबली वो एक्टिंग गवर्नर होता है। तो गुलाम इसहाक खान ने उनकी डेथ की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो की थी रेडियो टेलीविजन पे, जिसकी ट्रांसमिशन 17 अगस्त 1988 को चलाई गई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि उनको 19 अगस्त 1988 को प्रॉपर मिलिट्री ऑनर के साथ उनको शाह फैसल मास्क के एडजेसेंट उनको दफन किया गया, उनकी एक मकबरा बनाया गया। तो बेसिकली उनका इस तरह करके एक जो इरा है वो एंड हुआ, ठीक है, ठीक है, 16 नवंबर 1988 को। तो ये इसको रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। तो अगले 10 साल तक, 10-11 साल तक डेमोक्रेसी रही, इसमें मिलिट्री रूल नहीं आया, ठीक है, इसमें मिलिट्री रूल नहीं आया। अब क्या था, डिमाइज ऑफ ज़िया वाज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू इरा एंड डॉन ऑफ डेमोक्रेसी आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल। द पार्शियल डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश्ड इन ड्यूरिंग अ ज़िया रेजिम वाज अ पैराडॉक्स। बेसिकली जो फैसला करती थी उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देता ज़ियाउल हक। तो वो एक पार्शियल सी डेमोक्रेसी थी, बहाल हुई थी, लेकिन वो कोई खास डेमोक्रेसी इंडिपेंडेंट नहीं थी, ठीक है। It suppressed rather than solving the prosperity to the people and will strengthen democratic machinery, but was not up to the mark of people। जो बेसिकली अब ये स्टार्ट तो हो गई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक इरा भी स्टार्ट हो गया, बट दैट वाज नॉट अप टू द मार्क ऑफ द फॉर द पीपल, ठीक है। इसमें बेसिकली बड़े ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए गए डेमोक्रेसी के साथ हुए 1988। प्रॉपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसमें हिस्सा लिया और इसमें हुआ ये कि किसी भी पार्टी को जो वाज़े मेजॉरिटी है वो नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्यादा सीट्स मिली, इसलिए उन्होंने जो स्मॉल कोलिशन गवर्नमेंट पार्टीज थी, स्मॉल पार्टीज थी, उनके साथ कोलिशन कर लिया। तो एक कोलिशन मखलूत सी हुकूमत बना ली, जैसे आज की हुकूमत चल रही है कि पीपीपी और नून लीग ने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई हुई है, किसी के पास भी वाज़े मेजॉरिटी। 4 दिसंबर को ये इलेक्ट हो गई प्राइम मिनिस्टर, और ये फिर वही बात कि स्मॉल पार्टीज के साथ कोलिशन बन करके ये एक वर्किंग मेजॉरिटी इन्होंने बनाई, ठीक है, और ये प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो। तो अब जो है टाइम वो लेस देन 1 मिनट है, तो हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद अपोजिशन लीडर उस वक्त के जो थे वो नवाज शरीफ थे, ठीक है, लेकिन इनकी जो अपोजिशन थी, फर्स्ट तो ये इसको होपफुल थे कि डेमोक्रेसी का स्टार्ट है, तो बेसिकली दोनों अपोजिशन पार्टीज और जो गवर्नमेंट पार्टीज हैं
जो ट्रेजरी बेंचेस हैं और जो अपोजिशन बेंचेस हैं ये मिलके काम करेंगे और डेमोक्रेसी को अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। होता है इन्होंने गुलाम इसहाक खान को ही दोबारा सेम टर्म के लिए वही प्रेसिडेंट रहे, ठीक है, और इनका बेसिकली उनके साथ एक कोलिशन हो गया कि हम आपको ही प्रेसिडेंट रहने देते हैं। लेकिन वही गुलाम इसहाक खान उन्होंने 6 अगस्त 1990 को 8वीं अमेंडमेंट जो है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में उसको यूज करते हुए इनको बरतरफ कर दिया। इशू क्या बनाया कि इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो डिस्टेबल है,